नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोस पर। दोस्तों, पहले हम लोग थोड़ा सा इजराइल के बारे में जान लेते हैं। इजराइल को यह पता था कि पूरे विश्व के मानचित्र पर उसका कहीं भी अस्तित्व नहीं है, इसलिए वो अपनी जगह जो है बनाना चाहता है, खास तौर पर यहूदियों के लिए एक ऐसा एरिया जहां पर वो आराम से खुलेआम रह सके। क्योंकि जर्मनी के अंदर जो गैस चैम्बर की घटना हुई थी और जिस तरीके से नाजियों ने अत्याचार किए थे यहूदियों के ऊपर कि जिनकी नीली आंखें नहीं हैं, वो कहीं ना कहीं वो मेल नहीं खाते हैं और उनके ऊपर अत्याचार किए गए थे। वहीं से फिर यहूदियों ने डिसाइड कर लिया था कि हम भी अपना देश जो है वो बनाएंगे, और फिर वहां से यानी कि यूरोप से फिर रवानगी होती है इनका जो सिनाई पेनिनसुलर है इसकी तरफ, और यहां पर आकर इजराइल देश की स्थापना इन्होंने की 1948 के अंदर। उस समय इनको पता था कि हमारे पास में ज्यादा एरिया नहीं है। फिर इन्होंने अपने एरिया के लिए, अपने देश के लिए लड़ना शुरू किया, क्योंकि इनके पास में सबसे बड़ी चीज थी और वो थी देशभक्ति। उसको लेकर ये आगे बढ़ते हैं और इन्होंने किसी एक छोटे बच्चे को भी अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग के अंदर शामिल किया और पूरे देश के अंदर रहने वाले लोगों को मिलिट्री के लिए जो है वो ट्रेन कर दिया। अब 1967 के अंदर क्या होता है कि 6 डे वॉर होता है, 6 दिन का एक ऐसा युद्ध लड़ा जाता है। उसके बाद में इजराइल अस्तित्व में आता है और अस्तित्व में नहीं, तमाम जो अरब कंट्रीज थी उनको हरा देता है। और उसके बाद में कहानी शुरू होती है इजराइल की। इजराइल धीरे धीरे इतना शक्तिशाली हो जाता है कि वो आसपास के देशों को बराबर टक्कर जो है दे रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ा समर्थन है यूएसए का। यूएसए जिस तरीके से आर्म्स की सप्लाई करता है इजराइल के अंदर, उससे इजराइल बहुत ताकतवर बन चुका है। और इजराइल को सपोर्ट है बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज का, क्योंकि वो सपोर्ट करते हैं खासतौर पर इजराइल को इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ आर्म एंड इन टर्म्स ऑफ एनी पॉलिटिकल सपोर्ट जो है वो भी उनको मिलता है। चलिए, तो बात करने वाले हैं आखिरकार कि इजराइल और सीरिया के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें एक बहुत अहम रोल अदा कर रहा है भी गोलन हाइट्स। ये गोलन हाइट्स वही जगह है जिसको 1967 के अंदर इजराइल ने 6 डे वॉर के अंदर इसको अपना क्षेत्र जो है वो घोषित कर लिया था। उसी के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। ये जो व्यक्ति आप लोग देख रहे हैं, ये व्यक्ति अहमद अल शहारा, मतलब बेसिकली ये एचटीएस का चीफ है। एचटीएस का चीफ है, जिसको कहा अभी जो है रिसेंटली ये अभी सीरिया के अंदर अस्तित्व के अंदर आया है और अपनी जगह जो है बना पाई है। लेकिन क्या वाकई में सीरिया जो है वो एचटीएस से डर रहा है? देखिए, मैं थोड़ा सा एचटीएस के बारे में आपको इतिहास बताता हूं। एचटीएस अलकायदा से प्रभावित है। शुरुआत में ये अलकायदा जो है, जिससे ओसामा बिन लादेन बिलोंग करता है, उसी के साथ में रहते हुए एचटीएस ने काम किया था। और अब जो है वो एचटीएस ने सीरिया के ऊपर कब्जा जमा लिया है। सबसे बड़ा विद्रोही गुट जो है वो एचटीएस माना जा रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं इजराइल के मन में, मतलब बेंजामिन नेतन्याहू को, वो यूएसए की घटना याद है जो कि अलकायदा के द्वारा हमला किया गया था यूएसए के अंदर। इसीलिए थोड़ा सा डरा हुआ इजराइल है। लेकिन वो ये चाहता है कि एचटीएस के पास में जितने भी वेपन्स हैं उसको धीरे धीरे समाप्त कर दिया जाए, ताकि इनकी जो शक्ति है, जो ताकत है, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाए। इसीलिए एचटीएस को कहीं ना कहीं दूर रखना चाहता है इजराइल। इसके बाद में रिसेंटली क्या डेवलपमेंट हुए हैं, देखिए रिसेंटली एक्चुअली में क्या हुआ है कि इजराइल ने यह अनाउंस किया है कि वो डबल कर देगा पॉपुलेशन को, कहां पर, गोलन हाइट्स के अंदर। और वहां पर $11 मिलियन जो है खर्च करने का डिसाइड किया गया है गोलन हाइट्स के अंदर। और क्योंकि सीरिया जो है वो थ्रेट कर रहा है बार बार गोलन हाइट्स में, और वहां पर जो रेबल फोर्सेस है वो भी वहां पर कई सारे अटैक जो है वो कर रही है। अब तक, यानी कि मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, लगभग ये मान के चलिए कि 400 के आसपास वहां पर अटैक्स हो चुके हैं। और वो कब? जब बशर अल असद रूस के अंदर शरण ले चुके हैं, उसके बाद से छोटे छोटे जो घटनाएं होती हैं वो लगभग 400 के आसपास घटनाएं वहां पर पहुंच चुकी हैं। तो प्रेसिडेंट जो है बशर अल असद, जो कि पहुंच चुके हैं रूस के अंदर। इजराइल कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द स्ट्रेटेजिक प्लेटू। ये जो गोलन हाइट्स है इसका लगभग 80% जो भाग है वो इजराइल के कंट्रोल के अंदर है। वहां पर यूएन की मौजूदगी भी है और सीरिया की जो रेबल फोर्सेस है उनकी भी मौजूदगी वहां पर है। थोड़ा सा विस्तार से हम लोग जानेंगे कि आखिरकार हुआ क्या है। देखिए, 1967 के अंदर जो 6 डे वॉर हुआ था, उससे लेकर बहुत सारी घटनाएं जो है वो आज चेंज हुई हैं। बहुत सारे घटनाक्रम जो है वो आज ऐड हो चुके हैं। दोस्तों, आप लोग हमारे 100 डेज के चैलेंज को जरूर ज्वाइन कीजिए। ये 100 डेज का चैलेंज आप लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग एक कोर्स है, जिसको ज्वाइन करके आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत अच्छे से बहुत सारी हैबिट जो है, बैड हैबिट्स, उनको बाहर जो है वो कर सकते हैं और अच्छी आदतें जो है उनको अपने जीवन के अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं। बुरी आदत के तौर पर पोर्नोग्राफी को देखना आपकी एक बुरी आदत हो सकती है, लेकिन उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट ये होता है कि आपकी कंसंट्रेशन और फोकस के अंदर बहुत हद तक कमी आ जाती है, जिससे आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं अपने एग्जाम्स के अंदर या फिर अपने बिजनेस के अंदर। मैं ये चाहता हूं कि आप लोग 100 डेज का चैलेंज लें और फिर इस पोर्नोग्राफी जैसे शैतान को आप अपने जीवन से बाहर कर दें।
अभी इस कोर्स की प्राइस काफी कम रखी गई है ताकि आप लोग इसको अच्छे से ज्वाइन कर पाएं और ये टेक्निक्स आप लोग को बताई गई हैं, आप लोग इनका लाभ ले पाएं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गोलन हाइट्स के बारे में। देखिए, इजराइल ने 1967 के अंदर 6 डे वॉर लड़ा था और इस युद्ध की शुरुआत जो है वो 5 जून 1967 से होती है। एक तरफ इजराइल था और दूसरी तरफ जो है तमाम अरब कंट्रीज थी, लेकिन इजराइल को यह पता था कि मेरा साथ देने वाले यूएसए जैसे कैपिटलिस्ट कंट्री हैं, वो कभी भी मुझे वेपन्स के अंदर जो है कंजूसी नहीं करेंगे और भर भर के मुझे वेपन जो है सप्लाई करेंगे। और इसी के दम पर इजराइल ने इस युद्ध को जीत लिया था। इस युद्ध को शुरू किया गया था लगभग 5 जून को, तो 5, 6, 7, 8, 9, 10 जून तक ये युद्ध चला था। उसके बाद में इजरायली जो है विक्ट्री वहां पर कायम हुई थी। इसी के साथ में सबसे ऊपर वाला जो एरिया है जिसको हम लोग गोलन हाइट्स कहते हैं, इसको जीत लिया था। और इजराइल ने वाकई में उस समय एक बड़ा दमखम दिखाया था, बहुत बड़ी हिम्मत जो है दिखाई थी। जितने भी आसपास के देश थे सबको जो है वो हरा डाला था 6 दिन के इस वॉर के अंदर। अगर हम लोग इस मैप के अंदर देखें तो यहां पर इजराइल जो है, जो कि पहले 1948 से पहले कहीं अस्तित्व में था ही नहीं, मैप के ऊपर ही नहीं था, वो 1948 के बाद में फिर यहां पर इजराइल ऑक्यूपेशन आप लोग देख सकते हैं पिंक कलर के अंदर यहां पर। तो इजराइल जो है वो देखिए कितना बड़ा एरिया उसने एनकोच जो है वो कर लिया है। इसके बाद में फिर देखिए कि ये जो पैलेस्टाइन है ये 2 पार्ट में बटा हुआ है, एक तो है वेस्ट बैंक और एक है गाजा स्ट्रिप। अगर हम लोग बात करें गोलन हाइट्स की, जो कि अभी काफी चर्चा के अंदर है, ये गोलन हाइट्स वाला एरिया यहां पर है। गोलन हाइट्स पर अगर इजराइल का कब्जा बहुत लंबे समय तक रहता है तो वो सीरिया को डायरेक्टली कंट्रोल कर पाता है, लेबनान जो है उसको कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि वहां पर हिजबुल्ला जो है वो ग्रुप काफी एक्टिव है। इसीलिए अगर हिजबुल्ला को कंट्रोल करना हो तो गोलन हाइट्स से भी वो कंट्रोल कर सकता है। साथ ही के अंदर जो अदर जो कंट्रीज हैं जैसे जॉर्डन है उनको भी वो अच्छे से देख सकता है। तो गोलन हाइट जो है वो एक मेजर रोल इसमें अदा कर रहा है। लेकिन आखिरकार ये अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो क्यों बना हुआ है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। व्हाट इज द एरिया ऑफ कॉन्टिटियस। देखिए, एक्चुअली में क्या है, 2019 के अंदर जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बने थे उस समय ये डिक्लेयर किया गया था कि यूएसए जो है वो सपोर्ट करता है इजरायली सॉवरेनिटी ओवर द गोलन हाइट्स। मतलब उन्होंने ये स्वीकार कर लिया था कि इजराइल जो है वो वाकई में गोलन हाइट्स के ऊपर अपना अधिकार रखता है, लेकिन सीरिया ये डिमांड करता है कि इजराइल जो है वहां से अपनी फोर्सेस को वापस से हटा ले, विड्रॉ कर ले। और फिर ये जो इजराइल जो है लेकिन इसको रिफ्यूज करता है कि हम वहां से अपनी जो फोर्सेस है इसको नहीं हटाएंगे। लेकिन दोनों के बीच में यही कॉन्फ्लिक्ट चलता है। सीरिया ये कहता है कि अपनी फोर्सेस वहां से हटा लीजिए, लेकिन इजराइल ये कहता है कि हम वहां से अपनी फोर्सेस को नहीं हटाएंगे, क्योंकि यूएसए जैसे देश ने हमको रिकॉग्नाइज कर दिया है और गोलन हाइट्स के लिए ऑथराइज जो है हमको कर दिया है, इसीलिए हम वहां से पीछे नहीं हट सकते हैं। साथ ही के अंदर सीरिया ट्राइड टू रिगेन द गोलन हाइट्स इन द 1973 अरब इजरायली वॉर। तो 1973 के अंदर इजराइल ने एक युद्ध जो है वो इजराइल के साथ में किया था, सीरिया ने इजराइल के साथ में किया था और उसमें कोशिश की थी कि हम लोग उस एरिया को, गोलन हाइट्स वाले एरिया को वापस रिगेन करें, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि वो युद्ध जो है तो हार गए थे सीरिया। इन 2000 इजराइल एंड सीरिया हेल्ड देयर हाईएस्ट लेवल टॉक्स। मतलब सन 2000 के अंदर दोनों के बीच में बहुत अच्छी बातचीत होती है और वो जो एग्रीमेंट था, पीस एग्रीमेंट था, वो कहीं ना कहीं गोलन हाइट्स को लेकर फेल कर गया था। और उसके बाद से लेकर आज तक जो है वो बड़ा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चलता हुआ आ रहा है। व्हाई डज इजरायली वांट टू गोलन हाइट्स। आखिरकार गोलन हाइट्स उनको जरूरी क्यों है। जैसे कि हमने मैप में देखा कि ये गोलन हाइट जो है वो बेसिकली बफर जोन है, एक प्लेटू के तौर पर है और वो सीरिया और इजराइल के लिए एक बफर जोन का काम कर रहा है। खास बात है कि उसके ऊपर सबसे ज्यादा जो अधिकार है वो इजराइल का है, इसलिए इजराइल ने ये कोशिश की है कि आसपास के देश जो है उनको वो अच्छे से वॉच कर सके। और खास बात है कि इजराइल सीरिया के जो रेबल ग्रुप्स हैं जो कि इजराइल के ऊपर अटैक कर सकते हैं, उनको भी वहां से वो कंट्रोल कर सकता है। रिसेंटली हुआ क्या है कि गोलन हाइट्स के अंदर लगभग 31,000 जो है इजरायली सेटलमेंट जो है वो किए गए हैं और बेंजामिन नेतन्याहू ने ये कह दिया है कि हम लोग $11 मिलियन जो है वो भी यहां से पास करेंगे ताकि वहां पर गोलन हाइट्स पर और फैसिलिटीज बढ़ाई जा सके। देखिए, वहां पर 24,000 ड्रूज जो है वो भी रहते हैं। ड्रूज कौन है? जिस समय 1967 के अंदर 6 डे वॉर हुआ था उस समय बहुत सारे अरेबियन कंट्रीज के जो लोग थे जो कि गोलन हाइट्स में रह गए थे, उनको ड्रूज कहा जाता है। तो वो ड्रूज जो है उनकी संख्या है 24,000, लेकिन वो अब कुछ करते नहीं है, चुपचाप जो है अपने धर्म का पालन करते हैं, इस्लाम का, और वहां पर रहते हैं। इससे इजराइल को भी कोई खासी प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन बीच बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ड्रूज और इजराइल के बीच में वो देखने को मिलते हैं, लेकिन वो छोटे छुटमुट जो है वो हम लोग यहां पर देखने को मिलता है, ठीक है, लेकिन वो अपनी शांति से जो है वहां पर रहते हैं। अब एक्चुअली में हुआ क्या है कि हु कंट्रोल द सीरियाई साइड ऑफ द गोलन। देखिए, एक्चुअली में क्या है कि जो सीरियाई वाली साइड है गोलन हाइट्स,
उसको बफर जोन जो है वो उन्होंने डिक्लेयर किया है। बफर जोन जो है वो डिक्लेयर किया हुआ है। यूएन ने ये कह दिया था कि हम लोग जो है इसमें बीच में इंटरप्शन करेंगे और इंटरप्शन करके हम लोग दोनों के बीच में शांति सुलह करवाएंगे। इसलिए यूएन की फोर्सेज जो है वहां पर काम करती है गोलन हाइट्स के ईस्टर्न वाले रीजन के अंदर। इस मैप से जो है आप लोग अच्छे समझ पाएंगे। थोड़ी सा थ्योरेटिकल हम लोग नॉलेज लेते हैं। एक्चुअल में क्या है कि यूनाइटेड नेशन डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्सेस, तो डिसएंगेजमेंट मतलब कि जो सीरिया की फोर्सेस है वो पीछे रहेंगी, इजराइल की फोर्सेस है वो पीछे रहेंगी, और बीच के अंदर यूनाइटेड नेशंस की जो फोर्सेस है वो वहां पर बफर जोन के तहत काम करेगी, और उसको यूएनटीएसओ ये भी जो है वो सपोर्ट करते हैं। इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस ट्रूस सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन। तो दोनों मिलकर जो है गोलन हाइट्स में एक बफर जोन के तहत जो है काम करती है। गोलन हाइट्स की अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली इजराइल और सीरिया की जो आर्मीज हैं वो लगभग 400 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर वहां पर एरिया जो है एरिया ऑफ सेपरेशन बनाया गया है, जिस पर डीमिलिटराइजेशन जोन जो है उसको भी घोषित किया गया है। मतलब 400 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ऐसा है जहां पर दोनों सेनाएं नहीं रह सकती है, ना तो इजराइल की और ना ही सीरिया की। उसको डीमिलिटराइज जोन जो है वो घोषित किया गया है। ये जो एक सेपरेशन एग्रीमेंट हुआ था ये 31 मई 1974 को 1974 के अंदर किया गया था। इसमें एक लाइन तो है अल्फा लाइन और एक लाइन है ब्रेवो लाइन। अल्फा लाइन वो है जहां पर यूएन जो है वो सीरिया को सेपरेट करता है। मतलब गोलन हाइट्स और सीरिया की जो सेपरेशन लाइन है उसको अल्फा लाइन कहते हैं, और फिर गोलन हाइट्स और इजराइल के बीच में सेपरेशन लाइन जो है उसको ब्रेवो लाइन जो है वो कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, यहां पर आप लोग देखेंगे कि ये गोलन हाइट्स है और गोलन हाइट्स पर 90% जो एरिया है ये वाला एरिया ये पूरा का पूरा इजराइल का है। इसमें ये जो आप लोग डार्क येलो देख रहे हैं ये एरिया यूएन के कंट्रोल के अंदर है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि ये जो एरिया है, मतलब ये जो लाइन आप लोग देख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं अल्फा लाइन। देखिए अल्फा लाइन क्या है, वापस से देखिएगा, अल्फा लाइन टू द वेस्ट ऑफ द एरिया ऑफ सेपरेशन। तो ये जो है इसमें ये तो है अल्फा लाइन, ये जो मैं बना रहा हूं ये तो अल्फा लाइन, और यहां पर ये जो है वो है ब्रेवो लाइन। इसको हम लोग कह रहे हैं ब्रेवो और यह है अल्फा लाइन। तो दोनों के बीच में एक बफर जोन के तहत जो है वो कौन काम कर रहा है, यूएन की फोर्सेज जो है वो काम कर रही है। अब देखना यह होगा कि इजराइल किस तरीके से जो है वो कंट्रोल करता है सीरिया के रेबल ग्रुप को, क्योंकि दोनों ही वहां पर क्या कर रहे हैं, अपनी अपनी निगरानी को किए हुए हैं। बशर अल असद जो है वो रूस पहुंच चुके हैं। अब इजराइल जो है वो अपने मोड के अंदर आ चुका है, चेंज उसके अंदर हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि इजराइल पहले से बहुत अधिक मजबूत हो चुका है, लेकिन अब वो ये कोशिश कर रहा है कि एचटीएस के पास में जितने भी हथियार हैं उनको कहीं ना कहीं खत्म कर दिया जाए। मतलब मिसयूज जो है उनसे करवाया जाए, ताकि वो गोलन हाइट्स के ऊपर बार बार हमले करे और हमले करके अपने ही हथियार जो है खत्म कर ले। लगभग 400 बार हमले जो हैं वो सीरिया के रेबल ग्रुप जो है कर चुके हैं और उनके हथियार बहुत हद तक खत्म भी हो चुके हैं। और ये बात जो है वो इजराइल अच्छे से जानता है कि एक बार उनके हथियार खत्म हुए फिर वहां पर उनको सप्लाई करने वाला रूस के अलावा कोई दूसरा देश नहीं मिलेगा। इसीलिए इजराइल जो है वो आज ये चाहता है कि गोलन हाइट जो है वो बफर जोन के तहत बना रहे और आगे जाकर इजराइल गोलन हाइट से ही दूसरे देशों के ऊपर कंट्रोल कर पाए। तो देखना यह होगा कि ये जो पूरा ग्लोबल लेवल पर सिनेरियो चल रहा है, क्या वाकई में ये वर्ल्ड वॉर 3 के लिए एक आगाज हो सकता है? मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चैनल के ऊपर अगर नए हैं आप लोग तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों आप लोग हमारे 100 डेज के चैलेंज साथ में जरूर जुड़िए। ये हसलर्स के लिए है, लाइफ चेंजिंग कोर्स है। अगर आप लोग वाकई में बैड हैबिट्स के अंदर है जिसमें आपकी कंसंट्रेशन और फोकस की धज्जियां उड़ चुकी हैं, तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग हमारे इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। काफी कम प्राइजेस हमने कर दी है ताकि आप लोग अपनी लाइफ को चेंज कर सके और हमारा एक सोशल इंपैक्ट जो है वो उसमें हो सके। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।